गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने स्टडी किया था थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी थ्योरीज थी वो अपन ने इस टॉपिक से पहले स्टडी की थी। और आज का अपना टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की और ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो वैसे आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो स्ट्रक्चर मीन्स तो जैसे मैं पहले बता दूं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में जो ऑथोरिटी रिलेशनशिप्स हैं, जैसे चेन ऑफ कमांड की बात करें, जैसे सबसे ऊपर जैसे अपन जैसे नर्सिंग की बात करें अपन, तो जैसे मतलब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, फिर असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, फिर नर्सिंग इंचार्ज है, स्टाफ नर्सेज है। तो ये सभी में एक रिलेशनशिप है। तो ये जो रिलेशनशिप है और जो भी अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, तो उनके बीच में भी जो रिलेशनशिप है तो वो सभी आते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की अपन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ वगैरह है, जो भी रिसोर्सेज अपने पास में है, मैन और मटेरियल रिसोर्सेज, तो उनको अपन इफेक्टिवली किस प्रकार से यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उनको ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपन देते हैं, किस प्रकार से सभी को एक स्पेसिफिक वर्क देकर अपन उनसे जो भी आउटपुट लेते हैं और जो भी प्रोडक्शन लेते हैं वो टोटली आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे आज ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस की। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में कई बार पूछता है क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज ए स्ट्रक्चर, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करें ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, तो ये इसमें जैसे अपन देखते हैं कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गैदरिंग रिसोर्सेज, आइडेंटिफाइंग वर्क टू बी परफॉर्म्ड, असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेलीगेटिंग ऑथोरिटी एंड कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन एज प्रोसेस में अपन बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है एक ऐसी ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसमें हम जो भी अपने पास रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करते हैं। मीन्स जो भी अपने पास में ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मेटल रिसोर्सेज है, बजट है, तो उन सब को एक जगह कलेक्ट करने के बाद में अपन जैसे वर्क आइडेंटिफाई करते हैं कि अपन को करना क्या है, क्या आउटपुट अपने को चाहिए। फिर उसके बाद में जो भी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सभी पर्सनस की, सभी एम्प्लॉयज़ की, वो उनको अपन दे देते हैं। और जो भी डेलीगेटिंग अथॉरिटी मीन्स जो भी उनके अधिकार हैं कि आप ये कर सकते हो, ये आप करना है, आप उनको ड्यूटीज़ बता सकते हो, आप डायरेक्शन प्रोवाइड कर सकते हो, तो वो सभी अथॉरिटी अपन डेलीगेट करेंगे। और जो भी वर्कर्स है उनमें अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठाकर जो सभी अपन ऑर्गेनाइजेशन का जो सभी काम करते हैं, आउटपुट लेते हैं, वो सभी आता है ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस में। और ये जो अपन ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोसेस है जो अपन काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो भी ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग, कि आप सभी जानते हो कि जो भी अपने को चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो रिजल्ट अपने को चाहिए, वो अपने पहले डिसाइड किया है, उसी के अनुसार तो अपन काम करते हैं ना। तो वो है। और जैसे अपन बात करें कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें अपन देखते हैं कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं हो, जो एफर्ट्स हैं वो ओवरलैपिंग ना हो। मीन्स कोई भी एक काम है वो एक बार कर दिया, सभी को पता है कि पता हो कि ये काम हो गया है। कोई भी जैसे स्टाफ के अंदर ऐसा ना हो कि जो भी एफर्ट्स वगैरह है, जो काम है, तो उसमें कन्फ्यूजन हो, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स आती है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, जो एम्स है, जो भी अपने को काम करना है, क्या क्या अपने को चाहिए, तो वो अपन पहले एस्टैब्लिश करते हैं, पहले डिसाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद में डिटरमाइनिंग एंड डिफाइनिंग द वर्क एक्टिविटीज़, मीन्स क्या क्या काम अपने को करना है, क्या एक्टिविटीज़ अपने को करनी है, वो पहले अपन डिटरमाइन कर लेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करने के बाद में जो भी एक्टिविटीज़ अपने को करनी है, जो काम करना है, वो अपन डिटरमाइन करते हैं।
उसके बाद में ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ इनटू लॉजिकल एंड कन्वीनिएंट डिपार्टमेंट्स। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में से अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे अपने हॉस्पिटल की बात करें तो लेबोरेटरी डिपार्टमेंट अलग होता है, आईसीयू का डिपार्टमेंट अलग होता है, और जो नॉर्मल वार्ड्स होते हैं, जो जनरल वार्ड्स होते हैं वो अलग होते हैं, मैटरनल वार्ड अलग होते हैं, ठीक है, मेडिकल वार्ड अलग, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है जहाँ मेडिसिन मिलती है वो डिपार्टमेंट अलग होता है। तो वैसे जो भी एक्टिविटीज़ है उनको अपन ग्रुप करके सभी वार्ड या मतलब सभी डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी को अपन अलग अलग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। उसके बाद कलेक्टिंग रिसोर्सेज, जो भी अपने पास रिसोर्सेज है, जो भी ह्यूमन मटेरियल रिसोर्सेज है उनको अपन कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद में सभी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो ड्यूटीज़ है, जो एक्टिविटीज़ है वो अपन बता देते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये करना है, आपको ये काम करना है। उसके बाद में जो भी उनके बीच रिलेशनशिप है, जो भी एम्प्लॉयज़ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो भी डिपार्टमेंट में जो रिलेशनशिप है वो अपन एस्टेब्लिश करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद में डिटरमाइनिंग द स्पान ऑफ कंट्रोल एंड डिसेंट्रलाइजेशन। जो स्पान ऑफ कंट्रोल है और डिसेंट्रलाइजेशन है, मीन्स कि कौन किसको कोऑर्डिनेशन करता है, कौन किसको कमांड मतलब कर सकता है, कौन किसको कंट्रोल कर सकता है। मीन्स जैसे चेन ऑफ कमांड होता है, जैसे सुपरवाइजर है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर सकता है, उनको मतलब कमांड कर सकता है, उनको आदेश दे सकता है किसी काम के लिए, उनको गाइड कर सकता है, तो वो सभी भी डिटरमाइन करेंगे। उसके बाद में जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन है, मतलब सभी में अच्छा कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, तो वो अपन सेट करेंगे। और उसके बाद में जो भी वर्क हो रहा है तो उसकी अपन इवालुएट करेंगे और उसकी इफ़ेक्टिवनेस अपन देखेंगे। तो ये सभी है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज़ है उसको अपन डिटरमाइन करते हैं जो काम करना है। उसके बाद सभी एक्टिविटीज़ को अपन ग्रुप करके उसके बाद में अपन जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है किसको क्या काम करना है वो अपन डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, जो भी मैन मेटेरियल रिसोर्सेज है। उसके बाद में जो भी एक्टिविटीज़, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सभी को अपनी अपनी दे देते हैं। उसके बाद में जो भी रिलेशनशिप है और मतलब डिपार्टमेंट्स में और जो भी एम्प्लॉयज़ में वो अपन डिज़ाइन करते हैं। और उसके बाद में जो भी स्पान ऑफ कंट्रोल है और जो चेन ऑफ कमांड है वो अपन डिटरमाइन करते हैं। और उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए स्टाफ में तो वो भी सभी को अपन बता देते हैं। और उसके बाद में जो भी वर्क हो रहा है उसको अपन इवालुएट करके उसकी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। अब इस बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। तो अपन ने ऑर्गेनाइजेशन एज ए प्रोसेस की स्टडी की। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो भी एम्प्लॉयज़ है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, और जो एम्प्लॉयज़ है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी है, तो वो सभी टोटली आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो अब इसके बारे में देखना, organization structure is the formal pattern of interactions and coordination designed by management to link the tasks of individuals and groups in achieving organizational goals। तो फॉर्मल पैटर्न का मीन आप जानते हो कि जो भी अपन ग्रुप है अपना तो उसमें अपन कलेक्टिव है कोई ना कोई काम करने के लिए किसी न किसी उद्देश्य से, तो वो होता है फॉर्मल पैटर्न। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक फॉर्मल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन या रिलेशनशिप की है, मतलब कोऑर्डिनेशन की है, जो मैनेजमेंट के द्वारा डिज़ाइन की जाती है। वो और किस लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो टास्क है, जो वर्क है, उसको कंप्लीट करने के लिए ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो वेल डिफाइंड रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनमें क्या रिलेशनशिप है, किसको कौन कोऑर्डिनेट कर सकता है। वे मतलब कोऑर्डिनेशन सबके बीच में होना चाहिए, लेकिन किसको कौन गाइड कर सकता है, किसको कौन जैसे टास्क बता सकता है, किसको कौन कमांड कर सकता है, आदेश दे सकता है। तो ये सभी रिलेशनशिप होनी चाहिए वेल डिफाइंड, मतलब सभी को पता होना चाहिए कि कौन मैनेजर है, कौन सुपरवाइज़र है, किसका क्या काम है। तो ये रिलेशनशिप उनके बीच में एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए। ये सबसे पहला कंपोनेंट है ऑर्गेनाइजेशन का। ये
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। फिर है वेल डिफाइंड ऑथोरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो ऑथोरिटीज़ है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सभी एम्प्लॉयज़ की पहले वेल डिफाइंड होनी चाहिए। वो भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का कंपोनेंट है। मीन्स किसका क्या अधिकार है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या करना है, तो सभी पहले से डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक पार्ट है या फिर जैसे कंपोनेंट है। अब नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट्स। सभी जो टास्क हैं, जो काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सभी को अपने को देनी है कि किसका क्या काम है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसको क्या काम करना है। तो वो सभी अपने को, सभी वर्कर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को, सभी इंडिविजुअल्स को अपने को बतानी है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक कंपोनेंट है। कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टास्क। और जो सभी एक्टिविटीज़ है, सभी टास्क के, सभी एम्प्लॉयज़ है, तो उनमें एक कोऑर्डिनेशन रखकर अपने को काम करना है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही एक कंपोनेंट है।